जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पढ़ने वाले हैं, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार को इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, क्या क्या चीज़ें इसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई और क्या मेजर चेंजेस इसके द्वारा लाए गए। दोस्तों इस एक्ट को हम लोग कम्प्लीटली जानने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहते हैं, ये मेरे बारे में, आप यहाँ से मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं, इसको जानिए। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों इसलिए ये कहते हैं इसे क्योंकि जब ये एक्ट दोस्तों लाया गया था, इस टाइम पर अगर हम देखें जो मॉन्टेग हैं, ये जो देखने को मिलती है, ये कौन थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे दोस्तों, यानी राज्य सचिव थे। ये लंदन में देखने को मिलती हैं। और भारत के अगर हम देखें, इस टाइम पर जो देखने को मिलती हैं वायसराय थे, ये कौन थे? ये आपको देखने को मिलते हैं चेम्सफोर्ड के नाम से दोस्तों। इनका ये बहुत बड़ा नाम है, आप ऐसे देख सकते हैं। फ्रेडरिक जॉन नेपियर थे सिंगर फर्स्ट विस्काउंट चेम्सफोर्ड के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। तो इसलिए इस एक्ट को दोस्तों जो रिफॉर्म लाया गया 1919 में, इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। ये तो जान लिया आपने इसे कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड क्यों कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इस एक्ट को अगर हम देखें, क्या किया इसने, क्या क्या मेजर चेंजेस लाए इस एक्ट के द्वारा। तो इसने क्या किया, पार्टिसिपेशन अगर हम देखें इंडियंस का, ये तो इंक्रीज किया है, यानी भारतीयों की जो है जो भागीदारी है, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, हर जगह पर बढ़ाने का इसने प्रयास किया इस एक्ट ने। और इसको एक्ट को कब लाया गया था दोस्तों? हालांकि अगर हम देखें किन के एरा में, ये तो मैंने आपको बता दिया, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे, इनके टेन्योर के दौरान इसे लाया गया था। अब अगर हम देखें दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, इसके की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो आखिर इस एक्ट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या चेंजेस किए, सेंट्रल लेवल पर क्या चेंजेस किए, साथ ही किन किन को वोटिंग के राइट्स दिए गए। इस एक्ट में दोस्तों सारी इनकी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही इसके कुछ साइलेंट जो फीचर्स हैं इनको भी जानेंगे, और इस एक्ट की क्या अच्छाइयाँ रहीं इसको जानेंगे, और कुछ लिमिटेशंस भी रहीं। तो ये कुछ जो क्वेश्चन है, इनका आंसर दोस्तों आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंप्लीट पॉलिटी दोस्तों पढ़नी है मेरे से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे के सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगी। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिएगा, तो वहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसने सेंटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चेंजेस किए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी चेंजेस किए। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या चेंजेस किए, तो इसको सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पर समझेंगे, यानी कार्यकारी जो गवर्नमेंट है उसके लेवल पर समझेंगे क्या चेंजेस किए। और किस में? प्रांतों की बात कर रहे हैं अभी हम, फिर किसकी बात करेंगे? सेंटर की भी बात करेंगे। प्रांत के लेवल पर अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या चेंजेस हुए, डायरार्की को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें भी अगर हम देखें तो 2 क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर और मिनिस्टर्स इसमें देखने को मिलती है। साथ ही जो एग्जीक्यूटिव रहेगी उसका हेड कौन होगा? प्रोविंस में गवर्नर ही देखने को मिलते हैं। और क्या किया गया इसने प्रोविंशियल लेवल पर? 2 लिस्ट अगर हम देखें देखने को मिलती है, एक रिजर्व लिस्ट बनाई गई और एक ट्रांसफर लिस्ट बनाई गई। रिजर्व लिस्ट में कौन कौन से जो अगर हम देखें सब्जेक्ट थे, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस से रिलेटेड मुद्दे हो गए, इरिगेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, तो ये सारे जो हैं रिजर्व रखे गए। और इनका अगर हम देखें सारे जो पावर्स इसके रहते थे गवर्नर के पास रहते थे। वहीं जो ट्रांसफ़र लिस्ट होती थी, इसमें अगर हम देखें तो जो लोकल गवर्नमेंट के मुद्दे हो गए, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पब्लिक वर्क्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई, और ये सारी जो रिलीजियस एंडोमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे जो मैटर्स रखे गए, ये किस में रखे गए थे दोस्तों?
ट्रांसफर लिस्ट में रखे गई थी। और इनका अगर हम देखें रिस्पॉन्सिबल कौन रहते थे, जो मेंबर्स रहती थी, मिनिस्टर्स रहती थी, जो चुन के गवर्नमेंट में आती थी, वही इसके लिए उत्तरदायी होती थी। इन पर वही सारे कानून बनाती थी। हालांकि इन पर दोस्तों इंटरफेयर कर सकता था गवर्नर, ट्रांसफर लिस्ट में भी इंटरफेयर कर सकता था, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं ये ट्रांसफ़र में उतना वो अगर हम देखें ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे ट्रांसफ़र लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं। जिस तरीके से आपको अभी अगर हम देखें वर्तमान में आपको क्या देखने को मिलती है, 3 लिस्ट देखने को मिलती है, एक संघ सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची देखने को मिलती है। तो जो राज्य है ये संघ सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता, साथ ही समवर्ती में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने बना दिया अगर कानून तो फिर राज्य का कानून नल एंड अवॉइड हो जाता है। तो ये सिचुएशन करंट सिनेरियो है, तो ठीक वैसा ही उस टाइम पर भी देखने को मिलता था। मिनिस्टर रहते थे रिस्पॉन्सिबल, जो भी ट्रांसफर सब्जेक्ट रहते थे उसमें। और क्या देखने को मिले, और इसमें जो मिनिस्टर्स थे ये नॉमिनेट होते थे, साथ ही साथ इलेक्ट भी किए जाते थे ये जो मेंबर्स होती थी। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होते थे ये इन पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती थी लेजिस्लेचर यानी विधायिका की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर हम देखें और जो गवर्नर जनरल हो गए ये इंटरफेयर कर सकते थे, रिजर्व लिस्ट में तो करते ही थे, साथ ही ये ट्रांसफ़र लिस्ट में भी दोस्तों इसको कर सकते थे। वहीं अगर हम देखें लेजिस्लेचर लेवल पर क्या चेंजेस किए, ये तो हम लोग एग्जीक्यूटिव पे जाने। अब विधायिका के लेवल पर प्रांतों में क्या चेंजेस किए गए इसको जानते हैं। सबसे पहला जो चेंजेस अगर हम देखें ये किया गया कि प्रोविंशियल लेवल पर क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, जो सीटें हो गए असेंबली हो गई इनको इंक्रीज किया गया। और इसमें अगर हम देखें 70% तो जो सीटें भरी जाती थी, मेंबर्स आती थी, ये इलेक्ट होके आती थी। बाकी 30% हो गया राजा राजवाड़े भर लिया करते थे इनको। और साथ ही वुमेन्स को भी वोटिंग के राइट्स मिले गए। अभी हम जानेंगे कि वोटिंग के राइट्स किन्हें दिए गए थे। लिमिटेड लेवल पर वोटिंग के राइट्स मिल चुके थे भारतीयों को। गवर्नर असेंट कर सकता था, कोई भी बिल है गवर्नर के पास वीटो पावर भी होती थी, कोई बिल अगर है उसको रोक भी सकता था, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। जिस तरीके से 213 के तहत अभी आपको वर्तमान में देखने को मिलता है, गवर्नर कैसा कर सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये सारा मैटर्स खत्म हुआ प्रांतों का। अब यहाँ से हमारा जो मैटर शुरू होने वाला है कि आखिर 1919 में मॉन्टेस्क-चेम्सफोर्ड सुधार ने सेंट्रल लेवल पर क्या चेंजेस किए, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एग्जीक्यूटिव के लेवल से समझते हैं तो सबसे पहला अगर हम देखें इसमें चीफ कौन रहता था, एग्जीक्यूटिव लेवल पर गवर्नर ही रहता था, गवर्नर जनरल रहता था। 2 लिस्ट अगर हम देखें इसमें भी सेंटर और प्रोविंशियल रहती थी। प्रोविंशियल लिस्ट अंडर किसके, प्रोविंस के लेवल, प्रिंस जो प्रोविंस हो गए प्रांत हो गए उनके अंडर रहती थी, और सेंट्रल लिस्ट जो होती थी सेंटर के अंडर होती थी। और 8 मेंबर्स रहते थे जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी, इसमें से 3 जो हैं अब भारतीयों को क्या थे, भारतीय रहते थे। इसमें से अगर 8 मेंबर हैं तो 5 तो मान लो अंग्रेज हो गए, तो 3 इसमें से क्या हो जाते थे, भारतीय हो जाते थे। गवर्नर क्या है, इशू कर सकता था ऑर्डिनेंस, और कोई भी अगर हम बिल देखें तो इससे क्या है, रिजेक्ट भी कर सकता था बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब ये सारी हमने प्रोविजन देखी किस पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर यानी कार्यकारी लेवल पर। अब विधायिका के लेवल पर क्या चेंजेस देखने को मिले, ये बहुत अच्छे चेंजेस थे दोस्तों जो हमारे इंडिया अभी वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर को सेटअप किया गया, जिसमें 2 हाउसेस रहते हैं। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आपको द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें एक रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं जिस तरीके से हमारी लोकसभा रखती है, और एक होती है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे आप अभी वर्तमान में राज्यसभा समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे हम लोग लोकसभा या लोअर हाउस कहते हैं, या ब्रिटेन में जैसे कॉमन हाउस कहते हैं, इसमें अगर हम देखें मेंबर्स क्या हैं, नॉमिनेट किए जाते थे बाय द गवर्नर जनरल, और साथ ही कुछ एंग्लो इंडियंस भी रहते थे, कुछ इंडियन क्रिश्चियंस भी रहते थे, और इन सभी का टेन्योर कितना रहता था, 3 वर्ष का टेन्योर रहता था। इसे आप समझिएगा कि मान के चलो 145 मेंबर रहते थे, तो 41 तो नॉमिनेट होके आ गए, 104 इसमें इलेक्टेड हो जाती थी,
ये कुछ ऑफिशियल्स, कुछ नॉन ऑफिशियल्स, और ये आप समझ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग जो मेंबर्स हो गए वो। अब विधायिका के लेवल पर अगर हम देखें, इसमें ये तो हमने लोअर हाउस के बारे में जान लिया। अब जानते हैं हम लोग अपर हाउस, जिसे आप वर्तमान में राज्यसभा कहते हैं। इसमें अगर हम देखें जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं इसे, तो इसमें अगर हम देखें तो इनका टेन्योर 5 साल का रहता है। इनके पास वोटिंग पावर रहता था बजट पर, ओनली 25% बजट पर ये लोग वोट कर सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे। साथ ही अगर हम देखें, अगर कोई विल है, उसे एक्ट बनना है, लॉ बनना है, तो क्या होता था, वो हाउस यानी दोनों हाउस, लोअर हाउस अपर हाउस से पास होता था, फिर उस बिल को एक्ट बनाया जाता था वायसराय की सिग्नेचर होने के बाद। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर कोई मान के चलो विल है वो पास नहीं हो पा रहा, तो उस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट कमेटी गठित कर सकते थे, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करा सकते थे, या ज्वाइंट सेटिंग भी कर सकते थे। इन सब को हम लोग समझेंगे दोस्तों डिटेल से, आप इसका बहुत टेंशन मत लीजिए। जब हम लोग पूरी संसद को पढ़ेंगे तब वहाँ पर इन सब कमेटी समिति सबको जानेंगे। अब हम मेन मुद्दा समझें कि वोटिंग का राइट किन्हें मिल चुका था। तो इसकी वोटिंग का जो राइट है, वोटिंग की जो फ्रेंचाइजी है, ये अगर हम देखें तो यूनिवर्सल एडल्ट को नहीं मिला था, यानी हर जो एडल्ट व्यक्ति है उनको नहीं मिल पाया था, कुछ लोगों को मिला था। किन्हें मिला था, जो या तो अगर हम देखें 3,000 रुपये लैंड रेवेन्यू देते थे, टैक्स देते थे, उन्हें वोटिंग का राइट मिल चुका था। या फिर जिनको एक्सपीरियंस रहा हो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद हो गया इसमें काम करने का, उन्हें वोटिंग राइट था। या फिर जो यूनिवर्सिटी के सीनेट में रहे हों वो मेंबर्स हों, उन्हें वोटिंग का राइट मिल चुका था। या कोई लोकल बॉडी ऑफिस हो गया वो होल्ड कर रहा हो व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को वोटिंग राइट्स था। और कुछ राजा राजवाड़े हो गए जिसके पास टाइटल्स हैं, महाराजा हो गए, तो इन सभी को दोस्तों क्या था, वोटिंग का राइट्स मिल चुका था। पूरा अगर हम देखें तो कॉमन मैन को अभी तक नहीं मिल पाया था। अब एक इंडियन काउंसिल भी बनाई गई थी, भारत परिषद बनाई गई थी। इसको समझिए क्या होता है। इसमें अगर हम देखें कम से कम 8 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 12 मेंबर रख सकते थे इसमें। साथ ही अगर हम देखें जो हाफ मेंबर रहेंगे 10 ईयर बाद क्या हो जाएंगे, एक्सपीरियंस इन पब्लिक सर्विस। जो आधी मेंबर होंगे उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सर्विस में, और इसका टेन्योर कितना, 5 साल का। सैलरीज भी इंक्रीज की गई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं 1200 यूरो तक मिल जाती थी। और 3 मेंबर्स एटलीस्ट कम से कम अगर हम देखें मेंबर्स इन द काउंसिल में अगर हम इंडियंस होने चाहिए, यानी भारतीय होने चाहिए। तो ये इंडियन काउंसिल भारत परिषद को हम लोग समझ लिया। अब आते हैं हम लोग साइलेंट फीचर्स क्या रहे जो इस एक्ट के दोस्तों 1919 में जो आया, मॉन्टेस्क-चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसके अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव देखने को मिला। फर्स्ट टाइम क्या किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। यानी जो आपको अभी वर्तमान देखने को मिलती है पीएससी यूपीएससी, इसको फर्स्ट टाइम, यूपीएससी समझिए आप, इसको फर्स्ट टाइम दोस्तों क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही एक विधि आयोग बनाने की भी बात की गई, जो क्या करेगा दोस्तों, लॉ कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन, जो क्या होगा हर 10 साल बाद आएगा। और जो नियम लाया गया, मान के चलो 1919 का जो आया मॉन्टेस्क-चेम्सफोर्ड सुधार, इसका एवेल्युएशन करना है तो हर इसका 10 साल बाद एवेल्युएशन होगा। यानी इसका होना चाहिए था कब, 1929 में इसका एवेल्युएशन होना चाहिए था, 1929 में। लेकिन इससे 2 साल पहले ही दोस्तों क्या होता है, 1927 में साइमन कमीशन आता है। इसका भारत में बहुत विरोध होता है। विरोध का कारण यह होता है कि भारत में जो कानून बना है उसका एवेल्युएशन करने के लिए दोस्तों लोग कहाँ से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, और उसमें भारतीयों की बिल्कुल भी भागीदारी नहीं है। एक भी मेंबर दोस्तों अगर हम देखें तो जो साइमन कमीशन में थे उसमें से एक भी मेंबर भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। और देखने कहाँ आए थे, भारत, कि भारत में सही से लॉ कानून चल रहा है कि नहीं। और एक ऑफिस भी बनाया गया, हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया। इसको अगर हम देखें कुछ पावर्स, लिमिटेड पावर्स दिए गए जो सचिव के अंडर काम करता था। और क्या किए गए, इसकी अच्छी बातों को जानते हैं। सबसे पहले कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOA 1919 को जो आया,
मॉन्टेक्स चैम्सफोर्ड इसने क्या चेंजेस किए, क्या क्या अच्छी चीज़ें करी इसने। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अगर आप समझेंगे तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इसने बढ़ावा दिया। फेडरल स्ट्रक्चर देखा आपने, और इस जिसमें केंद्र क्या है, पावरफुल है, यूनिटरी वाइज देखने को मिला। इंक्रीज किया गया इंडियंस का पार्टिसिपेशन, ये भी आपको देखने को मिला। और कुछ जो पोर्टफोलियो भी दिए गए जैसे लेबर का, हेल्थ का इनको, तो यहाँ पर इनको काम करने का दोस्तों मौका भी मिला गया। फर्स्ट टाइम अगर हम देखें दोस्तों, इलेक्शन वर नॉन पीपल टू क्रिएट पॉलिटिकल कोइंसाइंस, यानी जो कम से कम राजनीतिक चेतना जगाने में दोस्तों, क्योंकि वोटिंग का राइट मिल चुका था तो कुछ हद तक जो राजनीतिक चेतना भी जागी दोस्तों भारतीयों में, तो ये भी अच्छी चीज़ है। महिलाओं को भी वोटिंग का राइट दिया गया फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस था दोस्तों इस सुधार के दौरान। और कुछ इसकी लिमिटेशंस भी रहीं, जैसे अगर हम देखें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड किया गया इसके दौरान। आपने 1909 में जाना था कि सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, अब यहाँ आते आते दोस्तों 10 साल के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया अलग अलग कम्युनिटी। जैसे अगर हम देखें सिखों को भी देने लगे ये लोग, दलितों को भी बांटने की कोशिश करने लगे। और क्या किया गया, इसकी कुछ लिमिटेशन ये थी कि वोटिंग के राइट सभी को नहीं मिल पाए थे। और अभी भी बहुत ज़्यादा पावर जो थी गवर्नर जनरल के पास रहती थी, वो अगर हम देखें तो सभी को सुपर पावर कर सकता था, कोई भी वेल है वीटो मीटो इन सब का यूज करके रोक सकता था। और क्या किया गया दोस्तों, सीटों का जो एलोकेशन अगर हम देखें सेंट्रल लेवल पर क्या है, पॉपुलेशन के बेस पर नहीं दिया गया था, नॉट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बट इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविंस ऑफ द आई, पॉपुलेशन के बेस पर नहीं दिया गया था। बस इन्होंने क्या थे, जो इम्पोर्टेंस थी दोस्तों प्रांत है उनके बेस पर दोस्तों जो दिए गई थी, जो लेजिस्लेटिव में जो सीट है वो। और क्या किया गया दोस्तों, रोल एक्ट भी पास किया गया दोस्तों 1919 में ही। इसने क्या किया, सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था क्या, प्रेस हो गया, मूवमेंट हो गया, इसको रोकने में दोस्तों इसने बहुत अच्छा काम किया था। हालांकि भारतीयों के लिए ये बहुत ही खतरे की घंटी थी रोल एक्ट। और क्या किया है दोस्तों, बहुत सारे अगर हम देखें दोस्तों विल थे, अपोजिशन जो इंडियन हो गया ये रहते थे दोस्तों, तो विल पास ही हो जाते थे। अगर हम देखें कुछ मेंबर्स जो प्रोटेस्ट भी करते थे, रिजाइन भी कर दिया था हालांकि, लेकिन अभी भी जो अल्टीमेट पावर है ये गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। इन नटसेल्स अगर हम देखें दोस्तों, इन ब्रीफ में अगर हम देखें तो क्या मेजर चेंजेस रहे, तो एक बार मैं आपको समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या क्या चेंजेस किए थे। सबसे पहले अगर हम देखें, इसे मॉन्टेक्स चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया, और ज़्यादा एक्सपांड कर दिया। पहले तो मुस्लिम्स को ही था, अब एंग्लो इंडियंस को अलग से कर दिया, सिख के लिए अलग कर दिया, क्रिश्चियंस के लिए अलग कर दिया। और अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों जब 1935 का, तो यहाँ तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, तो उसको भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। अगर हम यहाँ समझे दोस्तों, प्रोविंशियल लेवल पर क्या किया गया, यहाँ पर भी दोस्तों आपको देखने को मिलता है इंडियंस को कुछ पावर्स दी गई। और बजट अगर हम देखें, पहली बार प्रांत का बजट और केंद्र का बजट अलग किया गया। और जो सेंटर का बजट होता है इस पर जो मेंबर्स हो गया 25% पर ही वोटिंग का दोस्तों राइट्स था। और क्या किया है दोस्तों, केंद्र के लेवल पर अगर हम देखें तो बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। इसमें क्या क्या लोअर हाउस और अपर हाउस देखने को मिलता है। ये मेजर चेंजेस दोस्तों देखने को मिले 1919 के जो अधिनियम के दौरान। और ये कुछ फीचर्स दोस्तों हमारे संविधान में भी देखने को मिलेंगे, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, संसद वगैरह देखेंगे तो वहाँ आपको फिर से मैं इसको कोरिलेट करूँगा। तो ये कुछ जो मेजर चेंजेस थे दोस्तों इसके द्वारा लाए गए। कुछ जो क्वेश्चन है इनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्वेश्चन बन के आ गया दोस्तों, इसका आप आंसर दीजिएगा। दूसरा, हालांकि इसका राइट आंसर मैंने दे दिया है, ये है ए नंबर का इसका राइट आंसर है, ओनली 1 और 2 डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंस में। सेंट्रल के लेवल पर क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई थी। ये इसका आंसर है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो हमारा लेक्चर होगा 1935 के जो अधिनियम पर होगा दोस्तों, उसको आप बहुत ही डिटेल से समझिएगा। बहुत बड़ा वो दोस्तों आपको देखने को मिला, मेजर जो अगर हम देखें एक्ट है, बहुत
बड़ा चंक हमारे संविधान में इसका देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे। बहुत बड़ा ये अगर हम देखें एक्ट था दोस्तों, और इसने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे, और इसने क्या किया, आरबीआई वगैरह हुए, तो इनको भी हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल से। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।